नहीं लिया। क्योंकि मुझे जो है उस समय जब मैंने आरसीएम को शुरू किया तो उस समय मुझे जो है सारी चीजें ऐसे लगता था कि चलो जैसे मेरे अड़ोसी पड़ोसी सभी हैं उस हिसाब से मेरे पास भी सब कुछ पर्याप्त है, कि दो वक्त की रोटी के लिए स्ट्रगल नहीं करना पड़ता था, तो सब कुछ आसानी से मिल रहा होता है, तो उस समय जो है ज्यादा जरूरत महसूस नहीं होती है। तो बस क्योंकि अपलाइन जब मेरी आईडी लग गई तो अपलाइन का कॉल आता है और वो मुझे बताते हैं कि आपको जो है इसमें बहन आप बहुत अच्छा काम कर सकते हो, आपको आगे बढ़ना है। मैंने कहा उसके लिए करना क्या होगा, तो बताया कि जो प्रोडक्ट आप यूज कर रहे हैं आपको जो अच्छे लग रहे हैं वो औरों को भी बताएंगे, और उनको भी जब वो प्रोडक्ट अच्छे लगते हैं तो मतलब ये है कि हम प्रोडक्ट शेयर करेंगे, और प्रोडक्ट शेयर करने से फिर जो है उनको अपनी टीम का हिस्सा बनाना है। इस हिसाब से वो मुझे भी क्लियरिटी अभी उतनी नहीं हो पा रही, लेकिन जो मकसद होता है मेन की नेटवर्क बनाना। तो मैंने कहा ठीक है यार, लोग जो है मुझे अच्छा मानते हैं और सब लोग अच्छे से बात भी करते हैं, तो ये काम तो हो जाएगा, मैं लोगों को बता दूंगी। तो जैसे ही लोगों को बताना शुरू किया तो लोगों ने मुझे उल्टा बताना शुरू कर दिया, और मुझे पता ही नहीं था। जैसे लोग बोलते थे, अरे बोला ये तुम्हें बेवकूफ कोई बना रहा है, आरसीएम तो बोला ये तो कब कब बंद हो गया है, पता नहीं कौन ठगा रहा है तुम्हें। मुझे ये भी पता नहीं था कि आरसीएम बंद भी हो गया, वो 2011 की घटना, वो तो बाद में पता चली, जब बाद में जब सिस्टम में आए उसके बाद पता चली। तो उस समय मुझे भी विश्वास नहीं हुआ, मैंने कहा यार ये लोग कैसे बोल रहे हैं, जब बंद हो गया तो ये कैसे करके बोल रहे हैं। तो उन्होंने बोला ऐसा कुछ भी नहीं है, पहले बहुत सारे लोगों ने किया था, एक ने छोड़ा दूसरे ने छोड़ा, मतलब मुझे जिसने भी उदाहरण दिए सारे भगोड़ों के उदाहरण दिए, किसी कामयाब का किसी ने भी उदाहरण नहीं दिया। तो मुझे लगा कि आज छोड़ना है या बाद में छोड़ना है, ये छोड़ना ही है, तो उससे अच्छा जो है मुझे किसी के लिए बोलना ही नहीं है। क्योंकि मैं जिस मतलब उत्साह के साथ लोगों को बताने के लिए गई थी, उससे ज्यादा उन्होंने मुझे जो है निराशा करके जो है मुझे वापस भेजा। तो मैंने फिर जो है बताना बंद कर दिया, और अब मेरा मकसद यही था कि मैं सिर्फ सामान लूंगी और मुझे कुछ भी काम नहीं करना है इसमें। तो जिन्होंने मुझे इस के बारे में बताया था, आरसीएम के बारे में, तो उनका टारगेट रहा होगा शायद उस समय भी कुछ ऐसे ही ज्वाइनिंग वगैरह का, तो उन्होंने जो है 5 ज्वाइनिंग में एक ज्वाइनिंग मुझे भी शामिल करके अपना टारगेट कंप्लीट कर लिया। और अगले महीने जो उन लोगों उनके साथ और भी जुड़े हुए थे, तो उन्होंने कहा कि पैसा कैसे आएगा, मतलब उनसे सवाल करना शुरू कर दिया। तो उन्होंने जो है सिस्टम के बारे में शायद नहीं रही होगी जानकारी, क्योंकि वो भी बिल्कुल नई नई थी। तो उन्होंने कहा कि रिम्पी पैसा नहीं आ रहा है, मैं तो नहीं कर रही हूँ, बाकी लोग भी मना कर रहे हो, बोला मैं तो छोड़ रही हूँ, बोला तुम भी रहने दो। मैंने कहा यार ऐसे कैसे, मतलब छोड़ना क्या है इसमें। उन्होंने कहा पैसा नहीं आ रहा है। मैंने कहा चल छोड़ो कोई बात नहीं, मुझे पैसा भी नहीं चाहिए, मुझे काम भी नहीं करना है, और मैं कुछ नहीं करूंगी, बस मुझे अपना सामान लेना है क्योंकि प्रोडक्ट मुझे अच्छा लग रहा है। उन्होंने कहा लेते रहो लेकिन कल के दिन मुझे मत बोलना। मैंने कहा ठीक है नहीं बोलूंगी। तो मैं अपना कंटिन्यू परचेज करती रही। अपलाइन के फिर भी कॉल आते थे, तो क्योंकि मुझे जो है किसी से बातचीत नहीं हो पा रही थी, किसी समझ में नहीं आ रहा था कुछ भी कि कैसे करके इसमें काम करना है। अपलाइन तो हमेशा काम करने के लिए बोलती है, काम करो, तो कुछ नहीं आ रहा था समझ में। मैंने जो है अपलाइनों को एक एक साइड से ब्लॉक करना शुरू कर दिया, और जिसका भी कॉल आता था आरसीएम से मुझे, तो एक बार जैसे ही वो जय आरसीएम सुनाई देता मुझे, तो मैं सोचा अच्छा ये पक्का आरसीएम वाले हैं, तो इनका नंबर जो है ब्लैक लिस्ट में डाल देती। तो ऐसा ही लंबा एक सफर चलता रहा। उसके बाद जो है जब ब्लैक लिस्ट में ही डाल दिया तो फिर जो है कहाँ से कोई कांटेक्ट कर पाएगा। लेकिन मेरे अपलाइन बड़े जिद्दी थे। उनको पता नहीं क्या दिखा, क्या उन्होंने समझा, लेकिन वो फिर भी उसके बावजूद भी उन्होंने हार नहीं मानी। वो फिर से मेरे रूम पे आए, और बहुत मोटी बारिश उस समय हो रही थी, जनवरी 2020 की बात है। तो वो घर पे आए, उन्होंने मुझे बोला बोला बहन आप फोन क्यों नहीं उठाते हैं। आदिम मैठानी भैया आए थे, और एक दो अपलाइन और साथ में उनके साथ में आए थे। तो उन्होंने कहा फोन क्यों नहीं उठाते हो, तो मैंने कहा मुझे नहीं पता, पता नहीं बच्चों ने क्या कर रखा, मेरे पास फोन नहीं रहता है, बच्चों के पास रहता है। तो उन्होंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। तो फोन जैसे ही उन्होंने मेरा देखा तो आरसीएम वालों के नंबर ब्लैक लिस्ट में पड़े हुए थे। तो फिर जो है भैया ने वहां से नंबर हटाए, बोला बहन कोई बात नहीं, आजकल बच्चे होते ही ऐसे हैं, बच्चों ने कर दिया होगा। और उन्होंने जो मैंने उनको बहाना दिया था, तो उन्होंने मेरे बहाने को भी स्वीकार करके और नंबर हटा दिया, बोला कोई बात नहीं अब बात करना। और भैया ने मुझे वहां पे प्लान बताया था आरसीएम का कि भाई ऐसा ऐसा होता है, इसमें इस प्रकार से पैसे आते हैं। जो भी मतलब समझ में कुछ नहीं आया, बस एक ही चीज समझ में आई थी कि आपने जो है लिस्ट बनानी है,
और वो हम लोगों से कांटेक्ट उनसे कांटेक्ट करवाना है और हम लोगों से बात करवानी है, हम आपको हेल्प करेंगे उन लोगों से सिस्टम में लाने में। तो मैंने कहा ठीक है। भैया ने प्लान बताया, और भैया थोड़ा मतलब स्पीड में भी बात करते हैं, थोड़ा जल्दी जल्दी बोलते हैं। तो मुझे ठीक से नहीं वो हो रहा था, मैंने कहा यार इतना तेज तो मैं नहीं बोल पाऊंगी, और इतनी तो मुझे नॉलेज है ही नहीं, मुझे तो बोलना ही नहीं आता है इसके बारे में। भले ही बोलना बहुत आता है, लेकिन इसके बारे में मैं कैसे बोल पाऊंगी, ये चीजें तो बिल्कुल पहली बार सुनाई दे रहा था। होलसेलर, थोक विक्रेता, पता नहीं क्या क्या है वो बताया, लिस्ट बनाना, कंपनी, इस प्रकार से तो कुछ भी समझ में नहीं आया। मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा लिस्ट में बना दूंगी और करेंगे। तो वो मुझे एक इनवाइट करने के लिए आए थे, एक सेमिनार के लिए। और मैंने कहा ठीक है मैं आ जाऊंगी। जैसे ही उन्होंने कहा कि आपको जो है 100 रुपये टिकट देना होगा वहां पे, वैसे ही जो है मैंने उस समय तो उनको जाने दिया, हाँ मैंने कहा आऊंगी, लेकिन मैं अगली बार नहीं गई। बहुत बार होता है ना, जब हम पहली बार सेमिनार में जाते हैं तो दर्द होता है कि ये 150 रुपये वहां पे क्यों दे। उस समय 100 रुपये होता था, आज से 4 साल पहले। और मैं नहीं गई। मैंने कहा एक तो मतलब बुलाने आ रहे घर पे, हम तुम्हारे ऊपर एहसान कर, हम वहां आ भी रहे और ऊपर से पैसे भी मांग रहे हैं। तो मैं नहीं गई उस प्रोग्राम में, और मैंने कहा छोड़ो रहने दो, उससे अच्छा तो मेरी 2 दिन की सब्जी आ जाएगी। लेकिन फिर जो है अपलाइन का कांटेक्ट था ही, उनसे बातचीत होती रहती थी। लेकिन उसी बीच जो है मेरे जीवन में एक ऐसी घटना हुई कि जिसने मुझे बहुत प्रभावित किया, और समझ नहीं आ रहा था कि अब आगे क्या करूं, कैसे जीवन को जीना है, कैसे करके मैं अपनी शुरुआत करूंगी। क्योंकि 2 बच्चों की जिम्मेदारी मेरे पास आ गई थी, और अब मुझे जो है अकेले सफर करना था जीवन का। तो बहुत बार नेगेटिव विचार भी आते थे मन में, ऐसे लगता था कि जीवन को ही खत्म कर दूं, लेकिन उन बच्चों को देखते हुए ऐसे करने की हिम्मत नहीं होती थी मेरी। तो फिर मैंने जो अपना संघर्ष भरे जीवन की शुरुआत किया, तो वो एक सिलाई के काम से की। और सिलाई करती थी। जब लॉकडाउन के टाइम पे ऐसी परिस्थिति थी कि मेरे पास 100 रुपये तक नहीं थे, कहीं से भी कोई कुछ इनकम सोर्स कुछ भी नहीं था। और कभी बच्चे भी बोलते कि हमें टॉफी बिस्किट दे दो, तो उसके लिए भी मेरे पास पैसे नहीं थे। क्योंकि कोई उस समय लॉकडाउन के टाइम पे सभी लोग वैसे प्रभावित हुए पैसों की वजह से। लेकिन मेरे साथ में चैलेंज ये हुआ था कि मेरे जो हस्बैंड थे, तो मतलब उन्होंने ही वो ही छोड़ के चले गए थे। तो समझ नहीं आ रहा था कि अब आगे क्या करूं, कैसे करके मैं शुरुआत करूंगी। तो परमात्मा के आशीर्वाद से मैंने जो है 2012 में सिलाई सीखी हुई थी। पता नहीं क्यों आया मेरे दिमाग में, जब केदारनाथ में आपदा आई थी, तो उस टाइम पे जब मैंने लोगों को देखा वहां पे, वो बहुत परेशान हो रखे, वो महिलाएं रो रही। क्योंकि जब होता है ना, किसी का घर का कमाऊ सदस्य चले जाता है, तो उसके बाद उस परिवार की क्या स्थिति हो जाती है। तो उस समय मैंने वो चीज देखी, तो मेरे माइंड में क्यों आया, मैंने कहा कुछ तो जीवन में ऐसा होना चाहिए कि जो हमारे पास एक सपोर्ट हो। तो मैंने उस समय सिलाई सीखी थी 2012 में, और वो सिलाई फिर मुझे 2020 में काम आई। 2020 में मैंने अपने सफर की शुरुआत सिलाई से की। सिलाई किया, वहां से 4-5 हजार रुपए इकट्ठा किए, वहां से फिर जो है कुछ लेडीज कॉस्मेटिक सामान लेकर आई, दुकान चलाई, दुकान खोली। धीरे धीरे करके ऐसे लग रहा था कि ये शुद्ध प्रॉफिट है, 5 रुपए की धागे की रील लाओ और 200 रुपये सिलाई मिल जाती है। तो मुझे अच्छा लगता था उस चीज को करना। बहुत मेहनत करनी पड़ती थी वहां पे भी, क्योंकि काम ज्यादा हो जाता था। तो कभी रात के 2-2, ढाई-ढाई बजे तक भी मैं बच्चों को सुलाने के बाद फिर सिलाई का काम करती थी, क्योंकि पैसों की जरूरत बहुत ज्यादा थी। धीरे धीरे ऐसे ही जो है दुकान चलती रही। और लगभग लगभग धीरे धीरे मेरा दुकान में जो है 60-65 हजार का सामान हो गया, थोड़ी थोड़ी करके। लेकिन वहां पे नुकसान क्या हुआ कि 60-65 हजार का सामान तो रखा हुआ था, लेकिन 14 हजार से ऊपर का मेरा उधार फंस गया था। जो लोग बहुत मुश्किल हो जाता था मांगना लोगों से। क्योंकि लोग जो है एक बार का लेके जाते, तो अगर वो पैसा लेकर भी आते तो दूसरी बार नया उधार लेकर जाते। कोई बोलते हाँ बहन कल सुबह पक्का लेकर आएंगे, सुबह वो बोलते कि हम भूल गए थे पैसा उठाना वापस से, बोला वहीं पे छूट गया। मैंने कहा कोई बात नहीं, शाम को लेके आना। शाम को वो फिर मिलते, बोलते अरे बच्चों ने वो पैसे खर्च कर दिए। तो बहुत दिक्कत हो रही थी, क्योंकि सामान लेने के लिए भी पैसे की जरूरत पड़ती है। और मुझे लगा कि यार यहाँ पे भी जो है मुझे ठीक से बेनिफिट नहीं हो पा रहा है ये दुकान के उसमें। तो मैंने कहा आप सिलाई ही बेस्ट ऑप्शन है, मैं सिलाई ही करूंगी। और जो है क्योंकि पैसे निकालने लोगों से बहुत मुश्किल हो रहा था। उसी बीच जो है मेरे जीवन में, मेरे जीवन की सफल मार्गदर्शन आदरणीय सुषमा बिष्ट दीदी जी का कॉल आया मुझे।
और उन्होंने जो है इस अभियान, इस सिस्टम को लेकर जो है मेरा विजन क्लियर करवाया। उन्होंने मुझे फोन किया, बोला कि मेरे बारे में पूछा कहाँ से हो, क्या हो, पूरा बैकग्राउंड जानने के बाद तो उन्होंने मुझे एक सवाल किया था, बोला तुम ये सिलाई कब तक करोगी। तो मैंने कहा था दीदी, मैंने कहा जब तक जरूरत है तब तक करूंगी। तो उन्होंने कहा कि बोला जरूरत तो बुढ़ापे में भी होती है, अगर आंखें साथ नहीं देंगी तो तब क्या करोगी। तो मैंने कहा तब तक तो बच्चे बड़े हो जाएंगे, तब क्या जरूरत है। तो दीदी ने मुझे कहा कि बोला जब पति ने साथ नहीं दिया तो बच्चों की क्या गारंटी है कि वो साथ देंगे। तो फिर मैं सोचने पे थोड़ा मजबूर हो गई और मैंने कहा यार बात तो ये सही कह रहे हैं। मैंने कहा दीदी इधर तो लोग मानते ही नहीं है, हमारे इधर तो चलता ही नहीं है, आरसीएम सारे लोगों ने करके छोड़ रखा है, ऐसे कैसे होगा। तो उन्होंने कहा था कि बोला नहीं, बोला अगर तुम सीखोगे तो क्यों नहीं कर सकते हो। मैंने कहा दीदी कैसे करना है आप मुझे बताओ। तो उन्होंने कहा कि बोला आपको, तुम्हें ऑनलाइन मीटिंग अटेंड करनी पड़ेगी और मीटिंग अटेंड करके ही सीखने को मिलेगा। तो मैंने कहा यार, मैंने कहा दीदी कैसे करना है। उन्होंने बोला ऐसे ही ऐप डाउनलोड करना है ये। तो मैंने कहा मेरे पास तो बटन वाला फोन है, मैं कैसे करूंगी इन चीजों को। तो उन्होंने मुझे वही कहा था कि बोला देखो अगर बड़ा काम करना है तो बिना टूल्स के नहीं होगा, वो बहुत जरूरी है फोन। तो मैंने कहा ठीक है, प्रयास करती हूँ मैं। मैंने अपनी माँ से बात की और मेरी माँ ने जो है मुझे फोन दिलाया था 9,000 रुपए का। तो जब मैं मुझे वो फोन दिलाया और उसके बाद जो है मैं मीटिंग अटेंड करना शुरू किया। शुरुआत में कुछ भी समझ में नहीं आता था, अपलाइन डाउनलाइन गुरुदेव, पता नहीं क्या क्या बोलते थे, कुछ भी समझ में नहीं आता था। क्योंकि हमने मीटिंग ऐसी देखी ही नहीं थी डिसिप्लिन की, कोई एक बोल रहा है वो सुन रहा है। मीटिंग ऐसे लगता था कि मीटिंग है चलो, क्योंकि गांव में बोलते हैं ना चलो मीटिंग में जाना है, मीटिंग में जाते हैं। वहां पे जो है कोई कहीं से हल्ला करता, कोई कहीं से हल्ला करता, कोई कहीं से करता, लास्ट में लड़ाई झगड़ा होता, सब लोग अपने अपने घरों के लिए निकल जाते। मीटिंग के नाम पे मुझे इतना ही पता था। तो मैंने देखा यहाँ पे जो है मीटिंग करते थे, दिन में 2:30 बजे सेशन चलता था, आग्ने वशिष्ठ भैया जी उस सेशन को लेते थे। लगभग जो है 30-35 लोग उसमें रहते थे। और मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता था, मैं स्क्रीनशॉट निकालती थी और भेज देती थी ग्रुप में और मैं मीटिंग से हट जाती थी, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता था। लेकिन बस एक ही चीज का डर रहता था कि यार मीटिंग अटेंड नहीं की तो अपलाइन फिर से फोन करेगी कि तुमने मीटिंग अटेंड क्यों नहीं की। तो एक दिन जो है ऐसे ही लास्ट में मैंने मीटिंग को ज्वाइन किया और बस मीटिंग क्लोज होने वाली थी और लास्ट में जो कहते हैं ना कि पूरी कथा नहीं सुनी कोई बात, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन लास्ट में प्रसाद ग्रहण करना बहुत जरूरी है। और परमात्मा का आशीर्वाद रहा मेरे ऊपर। मैं उस दिन लास्ट में गई मीटिंग अटेंड करने, इस मकसद से गई थी कि एक स्क्रीनशॉट लेके ग्रुप में डाल दूंगी ताकि ये लोग मुझे ये ना बोले कि तुम मीटिंग में नहीं थी। और भैया उस समय लास्ट पॉइंट पे थे, भैया ने कहा कि बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और आज का प्रोग्राम जिन्होंने अटेंड किया सच में वो लोग बहुत कुछ सीखेंगे, बहुत कुछ करेंगे जीवन में। और बोला बहुत सारे लोग हैं वो सोए हैं, उन्होंने मीटिंग अटेंड नहीं की, बोला वो जीवन भर सोए ही रहेंगे। मेरा दिमाग ऐसे घूम गया वहां पे, मैंने कहा ये लोग क्या उखाड़ लेंगे और मैं सोई रहूंगी, मतलब ऐसा क्या है यहाँ पे। तो उस दिन मैंने संकल्प लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, अब मैं 3 महीने तो एक बार जो है कंटिन्यू मीटिंग अटेंड करूंगी और देखना है मुझे यहाँ पे क्या होता है, ये लोग क्या करने वाले हैं। तो जब मैंने संकल्प लिया 3 महीने मीटिंग अटेंड करने का तो धीरे 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 मुझे माहौल अच्छा लगने लगा। फिर जैसे होस्ट भी करता तो वो वहां पे भैया की तारीफ करते थे कि हमारे ग्रेट गुरुदेव जिनकी वजह से हम सीख रहे हैं। मैं बोलती थी यार ये गुरुदेव तो बोल रहे हैं पर ये क्या होता होगा। फिर एक दिन भैया ही प्रमोशन कर रहे थे एक दूसरी मीटिंग का कि आज जो है अब अगला प्रोग्राम कल हमारे भी ग्रेट गुरुदेव आदरणीय प्रमोद गुलाटी सर का है। तो मैंने कहा यार गुरुदेव को सुने वो, और फिर मुझे किसी अपलाइन का कॉल आता है, वो बोलते हैं कि देखो जो हमारे गुरुदेव है ना आशीष वशिष्ठ जी, उनके भी ऊपर गुरुदेव है और उनकी मीटिंग है। मैंने कहा चलो इतने दिन से इनको सुन रहे हैं तो अब दूसरे गुरुदेव को भी सुन ही लेते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो उनकी मीटिंग जब सुनी मैंने तो वो अपने बारे में बताया उन्होंने कि मैं एक स्कूल में कंप्यूटर टीचर था, उसमें जो है प्रिंसिपल को बताने के लिए कोई गए थे आरसीएम के बारे में तो उन्होंने नहीं किया, बोला आज मैं कर रहा हूँ इस काम को। तो बोला मेरी जो है 6,97,000 इनकम। और जैसे ही मैंने वो सुना मैं डिमोटिवेट हो गई, मुझे ऐसे लगा कि मतलब ये सच में लोग सही बोल रहे थे कि बड़ी बड़ी बातें करते हैं और कुछ नहीं होता है, खाली जो है झूठ बोलते हैं। तो फिर जो है वहां पे एमरॉड से ऊपर के सारे मैसेज दे रहे, कोई बोल रहे 3 लाख, कोई बोल रहे 2 लाख, कोई मतलब 1 लाख से नीचे कोई नहीं आया। मैंने कहा ये तो नहीं होने वाला, मैं मीटिंग से हट गई। उसके बाद फिर मेरी अपलाइन का कॉल आता, उन्होंने बोला
साथियों इस चीज से थोड़ा सा जरूर पकड़ने का प्रयास करें। कई बार हम जो है लोगों को सेमिनारों में भेज देते हैं, और उसके बाद जो है कई बार बोलते हैं लोग कि सेमिनार में तो गए थे लेकिन फिर जो है पता नहीं क्यों अब वो फोन ही नहीं उठा रहे। बहुत सारी चीजें जो है हमारी वहां पे भी क्लियर नहीं हो पाती। लेकिन मेरी अपलाइन का बहुत अच्छा फॉलोअप रहा। उसके बाद उन्होंने फिर मुझे कॉल किया, बोला कैसा रहा आज का प्रोग्राम। मैंने कहा मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आया और हमें माफ कर दो, हम गाँव में इतनी बड़ी बड़ी बातें नहीं कर सकते, यहाँ पे तो लाखों की बात कर रहे हैं, हमें तो जो है कुछ भी नहीं मिल रहा। लेकिन मेरे अपलाइन ने उस समय मेरी आईडी चेक की और मुझे जो है कहा कि बहन बहुत बहुत बधाई हो, आपको जो है 67 रुपए की इनकम आई है। मुझे इतना गुस्सा आया, मैंने कहा सब लाखों की बात करके चले गए और मुझे यहाँ पे 67 रुपए की बधाई दे रही है, ये तो सच में जो है बेवकूफ बनाने वाली बात है। तो उन्होंने कहा ऐसा नहीं है, अगर जो है विश्वास करोगे, विश्वास के साथ टिके रहोगे तो 100% जो है तुम भी एक दिन बहुत अच्छे लेवल पे जा सकते हो। तो मैंने कहा ऐसे कैसे हो सकता है, 67 रुपये से हम कैसे जाएंगे। बोला अब विश्वास करने में क्या जाता है, पैसा थोड़ी ना लग रहा है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, देखते हैं, प्रयास करते हैं। उसके बाद जो है धीरे धीरे थोड़ा बातचीत करना शुरू किया। अपलाइन का बहुत बड़ा सपोर्ट मिला, आज सच में साथियों यहाँ तक आई हूँ तो बिना अपलाइन के, आशीर्वाद के नहीं हो सकता। मेरी लिस्ट पे जो है दी ने, भैया ने, सभी ने बात की और कुछ ज्वाइनिंग लाने में मुझे मदद किया। कुछ जो है अपलाइन की तरफ से सपोर्ट मिला, तो अगले महीने मेरी 1,074 रुपये आई। और सच में जब वो 1,074 रुपये आई ना, फिर मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। मैंने वो स्टेटस पे, उस पे, फेसबुक पे उधर लगाना शुरू कर दिया। लोगों ने बोला यही होते हैं कंगलों के काम, जो बोला थोड़ा सा मिला नहीं और दिखाना शुरू किया। मैंने कहा कोई बात नहीं, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि मेरे लिए 1,074 रुपया आया है। फिर ऐसे ही कारवा चलता गया, धीरे धीरे जो है 1,500 आया, 2,000, 2,500, धीरे धीरे जो है इनकम बढ़ती गई। और बहुत चैलेंज बीच में आए। सामान की जो है हमारे वहां पे पिकअप सेंटर की असुविधाएं थी। सामान के लिए बहुत दूर या तो रुद्रप्रयाग जाना पड़ता था या तो तिलवाड़ा से लेना पड़ता था। फिर मैं कभी सिद्धेश्वर मयाली ऐसे गाड़ी वालों से फोन करके मंगाती थी सामान को। उस समय जो है हमारे एरिया में जो है कोई भी ऐसा नहीं था कि किसी को लेकर मतलब एक पॉजिटिव माहौल हो कि हाँ उन्होंने अच्छा काम किया, उन्होंने अच्छा काम किया। क्योंकि टाइगर टीम में ही उस समय जो हाईएस्ट अचीवमेंट थी तो वो स्टार रॉयल्टी की थी। मतलब टेक्निकल ये चीजें तो हमें ये लगता था कि ये बाहर के ही लोग करते हैं। लेकिन भैया एक चीज कहते थे कि बोला अगर आप जो है 3 साल तक कम से कम इस सिस्टम में टिके रहोगे तो तुम्हें जो है कम से कम 25-30 हजार की इनकम मिलेगी। मैं बोलती थी भैया 25-30 हजार नहीं, मैं मुझे अगर 5,000 भी मिलने लग जाएगा ना तो मैं जीवन भर रहने लग जाऊंगी, रहने के लिए तैयार हूँ यहाँ पे। तो धीरे धीरे, क्योंकि मेरे बच्चे उस समय सरकारी स्कूल में पढ़ रहे थे, जो प्राथमिक विद्यालय होते हैं गांव में, और ऐसा कोई बहुत ज्यादा खर्चा नहीं था, तो मुझे लगता था कि 5,000 भी अगर मिलने लग जाएगा ना तो मेरे लिए बहुत है। तो ऐसे ही जो है चैलेंज आता था, है ना। कभी जैसे बहुत सारे लोग सोचते हैं कि यार हमारे साथ जो है बहुत बड़ा चैलेंज आ रहा है। सच में, क्योंकि मेरे साथ भी जब 2021 की बात है, फरवरी की, और मेरी अपलाइनों ने, सबने बहुत मेहनत की, बहुत संघर्ष किया, और उसके बावजूद जो है मुझे मतलब बहुत चैलेंज के बाद जो है ईगल पिन अचीव हुई थी, शायद 2021 मार्च की बात है। और जो मेरी मतलब छोटी वाली टीम थी, तो मैंने अपलाइन से बात किया, मैंने कहा देखो कैसे करके मैं आगे काम कर पाऊंगी, कैसे बढ़ूंगी, देखो इतना ये तो लेग चल ही नहीं रही है। क्योंकि चैलेंज काफी आते थे उस समय, जो है इतने सारे प्रोडक्ट नहीं हुआ करते थे, इतना मतलब उदाहरण नहीं थे हमारे पास, मात्र नमक तेल साबुन, इसी चीज में 1,000 रुपये में ज्वाइनिंग लगती थी और लोग एक तेल का डिब्बा उठाते, एक वॉशिंग पाउडर उठा दिया, चाय पत्ती उठा दिया, 2 पैकेट नमक उठा दिया, उसी में जो है ज्वाइनिंग हो जाती थी। और मात्र जो है 400-450 पीवी मिलता था एक ज्वाइनिंग में। कितनी मेहनत करनी पड़ती है उसके बावजूद। मतलब बिगनर पिन भी जाना है तो सेकेंड टीम में कम से कम जो है 8-10 ज्वाइनिंग हो तो तब बिगनर पिन होता था। आज की डेट में जो है 2,500 पीवी लोग खुद कर रहे हैं, 2 ज्वाइनिंग लगा दी, बिगनर पिन हो जाता है। लेकिन उस समय बहुत चैलेंज आता था, तो मैंने भैया को, मेरे पास आज भी वो स्क्रीनशॉट है, तो भैया ने कहा कि बोला देखो, बोला चिंता मत करो, एक दिन बोला तुम्हारी ये टीम इतनी बड़ी होगी ना, तुम बोलोगे कि ये लोग कहाँ से आए। कई बार होता है ना, अपलाइन हमें हौसला देती है कि तुम कर सकते हो, एक दिन बहुत बड़ी टीम होगी। ऐसे लगता है कि नहीं, मैं बोलती थी यार खाली ये तो मतलब ऐसे ही बोल रहे भैया, ऐसे हो ही नहीं सकता, कैसे हो सकती है कि मेरे को बहुत बड़ी टीम होगी, मैं उनको पहचान नहीं पाऊंगी, क्योंकि उस समय लोकल में ही था मेरा बिजनेस। तो
मैं जब अभी पिछले साल कुछ दिन पहले फोन से कुछ फोटो डिलीट कर रही थी पुराने, तो तब मिला मुझे वो। मैंने कहा ये सच में जो है अपलाइन पे विश्वास करे अगर तो बहुत बड़ा काम किया जा सकता है। और धीरे धीरे जो है ऐसे चलते रहे, लेकिन मुझे खुद ही पता नहीं चला। और जो अगला टारगेट मंथ था, उस समय जो है जो मेरी वो 30,000 वाली टीम थी, वहां से जो है 3.5 लाख का बिजनेस आया। और मैं खुद ही मतलब ऐसे हो गया कि ऐसे कैसे हो सकता है। तो अपलाइन पे विश्वास करेंगे, अपलाइन के विश्वास पे विश्वास करके अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो 100% जो है सफलता मिलती है। तो मुझे सच में शुरुआत में जो आज तक का ये सफर तय कर पाई, शुरुआत में एक बात का पता चल गया था कि मुझे कुछ पता नहीं है और मुझे सीखना है। और घर उसी काम के साथ साथ आरसीएम का भी सफर चलता रहा। धीरे धीरे जो है अचीवमेंट भी आती रही, यहाँ पे जो प्यार मान सम्मान, जो अपनापन मिला। और मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ अपनी अपलाइन आदरणीय सुषमा बिष्ट दीदी जी का, जिन्होंने सच में, क्योंकि जब मतलब शुरुआत में बहुत डिमोटिवेट भी होती थी काम करते, क्योंकि दीदी मेरे को जब कॉल करती थी ना शुरुआत में, तो कभी ये नहीं बोलती थी कि तुम्हारी कितनी ज्वाइनिंग हुई, तुमने कितना पीवी किया, कभी नहीं। दीदी मुझे शुरुआत में बोलती थी जब काम नहीं भी चलता था तो उस समय भी, अच्छा आज तुम्हारी ना कितने की बिक्री हुई। तो मैं दीदी को पूरा बताती थी, दीदी आज मैंने इतनी सूट सिली, मेरी इतनी बिक्री हुई, इतना मेरा आरसीएम का सामान गया। बस इन्हीं चीजों के ऊपर मतलब इतनी संभाल उन्होंने मेरी की है शुरुआती दिनों में। बहुत जब मैं बोलती थी ये कितनी अच्छी है ये दीदी, कभी मेरे को जो है काम को लेकर कोई प्रेशर नहीं करती। मतलब मुझे समझ ही नहीं आया कि धीरे 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 एक अपनी माँ से भी बढ़कर मेरे जीवन में उनका रोल रहा है। रात को बात करते थे तो पता ही नहीं चलता था समय का कि दीदी के साथ में कब समय बीत गया। 3-3 घंटे तक भी कभी बात होती थी। और शुरुआत दिनों में तो दीदी ने मुझे इतना समय दिया कि कभी कभी दीदी बोलती थी कि अगर मेरी कॉल लिस्ट चेक करेंगे ना रिम्पी कभी, तो सबसे ज्यादा मेरी बात तेरे से ही हो रखी है। और क्योंकि सच में होता था, कभी जो है पूरी रात भी कभी जो है हम लोग बात करते थे शुरुआत में। तो मतलब आज मैं सच में बता रही हूँ, उन्होंने शुरुआत से ही मुझे हर एक मतलब ऐसी चीजों से बचाया है जो मेरे लिए नुकसानदायक हो सकती थी। दीदी ने मुझे एक चीज शुरुआत में कही थी कि रिम्पी कभी भी तुम्हें जीवन में जरूरत पड़े तो तुम कोई भी काम हो चाहे कोई भी चैलेंज हो, तुम मुझसे शेयर करना। कभी किसी बाहर वालों से हेल्प मत लेना, क्योंकि एक दिन दो दिन वो हेल्प करेंगे, लेकिन धीरे धीरे जो है वो फायदा उठाने का प्रयास करेंगे। और धीरे धीरे जो है वो मतलब किस हिसाब से बाद में तुम्हें ताना मार सकते हैं कि तुम्हारे ऐसे दिनों में हमने तुम्हें सपोर्ट किया, हमने तुम्हारी मदद की। तो मतलब मुझे कभी भी कोई भी जरूरत पड़ी होगी, हम मतलब गांव में भी बहुत सारे चैलेंज आते थे, तो मैं हर एक चीज दीदी के पास शेयर करती थी, हर एक चीज दीदी से बताती थी। और वो उन्होंने मुझे एक हमेशा, जो एक माँ होती है ना अपने बच्चों को एक सही दिशा में चलना सिखाती है, तो हमेशा उन्होंने मेरी मदद की। कभी भी जो है पैसों को लेकर भी कोई चैलेंज आया होगा तो हमेशा उन्होंने मेरी हेल्प की। हमेशा कभी मतलब मुझे ये एहसास ही नहीं होने दिया कि मैं सिंगल पेरेंट्स हूँ, मैं कभी जो है मैं अपने बच्चों का अकेले हमेशा हर एक दुख सुख में साथ दिया। मतलब छोटा छोटी चीजें भी होती थी ना हमारे घर में, जैसे पानी टपकता था बारिश के दिनों में, हम पूरे बिस्तर में भी नहीं सोते थे, ऐसा जीवन जी रही थी मैं। पूरे बिस्तर में भी नहीं सोते थे, बीच में जो है पतीला बाल्टी डिब्बा इस हिसाब से रखना पड़ता था, और हम तीनों बेड के तीन कोने पकड़कर सोते थे। तो मैं वो भी वीडियो बना के दीदी को भेजती थी, देखो ना मतलब तो दीदी मतलब हमेशा यही बोलती थी कि रिम्पी नहीं, बड़ा काम करना है। मैं हमेशा हमेशा हर सुख दुख में साथ दिया। मैं दिल से जो है दीदी को धन्यवाद, बहुत छोटा शब्द है। और यही कहूंगी कि जीवन भर उस चीज के लिए मैं ऋणी रहूंगी, क्योंकि कभी भी हो मतलब कोई पैसों को लेकर उस चीज को लेकर वो हेल्प करना, हेल्प किया है उन्होंने वो बहुत बड़ा, लेकिन जो साथ देना होता है ना एक मेंटल लेवल पे जो स्ट्रेस होता है उसको लेकर हमेशा उन्होंने मुझे सुना। कभी मुझे काम को लेकर किसी भी चीज को लेकर ऐसा प्रेशर नहीं बनाया। तो मैं मतलब इतना साथ रहा कि उन्होंने मुझे कहा कि रिम्पी अगर तुम्हें बड़ा काम करना है तो तुम्हें जो है बाहर आना होगा। और 1 महीने तक जो है दीदी ने मुझे और मेरे बच्चों को अपने घर में रखा, देहरादून में मेरे साथ में लोकल में फील्ड वर्किंग की। और जब हम जाते थे ना दीदी के साथ साथ, मकान का भी काम चल रहा था, तो कई बार जब हम बाहर जाते थे तो उन्होंने मतलब कॉल आता था, ठेकेदार का कॉल आता था, जीजा जी का कॉल आता था, तो वो बोलते थे नहीं जब घर के नजदीक जाएंगे ना तब बात करेंगे। तो मतलब मेरे लिए अपलाइन तो
मतलब सभी को मिलती है, लेकिन मैं बोलती हूँ मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे जो दीदी जैसी अपलाइन मिली। 1 महीने तक अपने घर पे रखना, मुझे भी मेरे बच्चों को, सोचो ना कभी हमारे घर में कोई मेहमान आते हैं तो हम जो है कितने परेशान हो जाते हैं, पूरे घर का शेड्यूल खराब हो जाता है। लेकिन उन्होंने 1 महीने तक मुझे अपने घर में रखा, साथ में जो है फील्ड वर्किंग की। और मेरे साथ जो है संतोषी रतूड़ी बहन है, उनका भी बहुत सपोर्ट मिला। सच में कभी कभी लोग ना क्रॉस टीम के साथ में एक ऐसी भावना रखते हैं कि जो है हमारा इनका बिजनेस का कोई फायदा नहीं है, लेकिन संतोषी बहन मेरे बच्चों को देखती थी, और दीदी और मैं जो है हम लोग वर्किंग के लिए जाते थे। उसके बाद जो है यहाँ पे थोड़ी टीम बनी, तो पूरी टीम जो है आर सुषमा बिष्ट दीदी और वशिष्ठ भैया ने संभाली। यहाँ पे मैं भैया को भी दिल से धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि जब मैं गांव चले गई थी तो हमेशा जो है भैया वहां पे मीटिंगों के लिए जाते थे, पूरी टीम को संभालना। तो उसके बाद जो है जो मैं यहाँ पे हूँ आज, परमात्मा के आशीर्वाद से बहुत अच्छा लाइफ जी रही हूँ। इसके लिए जब शुरुआत में मैं संघर्ष करती थी ना, सामान के लिए जब गांव से रुद्रप्रयाग जाती थी तो लोग बोलते थे कि बेवकूफ है, पागल है, इतनी दूर जा रही है सामान के लिए, ये सामान कौन सा नजदीक पे नहीं मिल रहा है नमक। तो मैं घर आके जैसे भैया को कॉल करती थी कि भैया लोग बोल रहे हैं कि मतलब बेवकूफ है, इतनी दूर जा रहे। भैया बोलते थे, भैया ने एक दूरदर्शी सोच दी। भैया बोलते थे कि ये काम जो आज कर रहे हैं ना, ये आज के लिए नहीं है, ये आने वाले समय के लिए। तुम सोचो जब 3 साल बाद, 4 साल बाद तुम जो है एक अच्छे लेवल पे चले जाओगे, तुम जो है जब हमेशा थोड़ी ना गांव में रहोगे, एक दिन जो है अपना अपना घर होगा, अपनी जो है धीरे धीरे जो है तुम एक अच्छा लाइफ जी सकते हो। मैं बोलती थी ऐसे कैसे होगा, क्या सच में ऐसा होगा भैया कभी? भैया बोलते थे क्यों नहीं, इस सिस्टम के अंदर हर एक ताकत है, हर एक सपने पूरे किए जा सकते हैं, बस तुम अपने सपनों की लिस्ट बनाओ और हर एक सपना यहाँ से पूरा हो सकता है। और आज मैं सच में जो है उन बातों को याद करती हूँ, उस शुरुआती संघर्ष को याद करती हूँ, तो ऐसे लगता है कि अगर हम शुरुआत में कुछ समय जो है थोड़ा धैर्य के साथ अगर टिके रहेंगे तो 100% ये सिस्टम हमारे हर एक सपना पूरा करता। क्योंकि मुझे जो है पढ़ाई लिखाई की भी बात करूँ तो मैंने सिर्फ हाई स्कूल किया हुआ है, तो मुझे शुरुआत में कुछ समझ में नहीं आता था कि मतलब कैसे कुछ भी स्क्रीनशॉट वगैरह निकाल के जो है मैं अपलाइन को भेज देती थी। कई बार जो है मैठानी भैया तो बोलते भी थे कि क्या भेज रखा है तूने फिर से। मैं बोलती थी भैया आप ही देखो ना मैंने क्या भेज रखा, अगर मुझे ही पता होता मैंने क्या भेज रखा तो मैं आपको क्यों भेजती। तो मैं भैया का भी दिल से धन्यवाद करती हूँ, बहुत सपोर्ट भैया का रहा, और ज्वाइनिंग लगाना वो सब मैंने जो है आदरणीय मैठानी भैया से सीखा है। भैया ने ही सिखाया मुझे शुरुआत, क्योंकि उस समय पूरी टीम की ज्वाइनिंग भैया लगाते थे, लेकिन मैंने बोला भैया मुझे भी सिखाओ। तो भैया ने फिर मुझे कहा कि तुम दूसरे फोन से मुझे कॉल करो, और तब जाके जो है एक फोन से ज्वाइनिंग लगाना सिखाया। बस एक चीज थी कि मेरे अंदर एक जिद थी कि कुछ भी हो मुझे खुद से करना है, कोई भी काम हो मुझे खुद से सीखना है। चाहे उसके लिए मैंने अपनी अपलाइनों को जितना भी परेशान किया होगा, लेकिन मेरी अपलाइन ने हमेशा मेरा साथ दिया है, हमेशा मुझे सपोर्ट किया है। और आज जो है साथियों आप लोगों के बीच में हूँ, इतना 4 साल का ये सफर तय कर पाई हूँ, तो ये भैया और आदरणीय सुषमा बिष्ट दीदी, मैठानी भैया, उन सभी ने मेरा बहुत साथ दिया, और आज उसी की वजह से मैं आप लोगों के बीच में हूँ। आज इस सिस्टम की ताकत है कि मैंने बताया जैसे कि शुरुआत में जो है मुझे 67 रुपया मिला था, लेकिन आज जो है मुझे 1,73,000 की भी हाईएस्ट इनकम आई है। तो ये जब इस यहाँ पे मेरे लिए हो सकता है तो ये हर एक बहन के लिए हो सकता है। बस यही है कि जिस जैसा जैसा अपलाइन कह रही है वैसे वैसे करते गई, और आज जो है बहुत अपने बच्चों को जो है उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में रखी हूँ, वहां पे उनकी एजुकेशन करवा रही हूँ, वहां पे जो है हम एक बहुत अच्छा लाइफ जी रहे हैं साथियों। आज जो है मुझे कुछ ऐसे मतलब जैसे पहले होता था कि पैसों के लिए भटकना, मतलब इतना तक कि शुरुआत में जब ऐसे संघर्ष आ गया था जीवन में, ऐसे हो गया था कि अब कैसे करके, तो मैं घास भी काटती थी, घास काट के जो है सूखी घास खच्चर वालों को बेचती थी। ऐसे लगता था यार यहाँ से जो है पैसा कमाऊंगी, लेकिन 2-3 महीने घास काटी और लास्ट में जो है वो मात्र 3-4 हजार की ही बिकी। तो मुझे ऐसे लगा कि पूरा महीने भर मेहनत करके क्या मिला, जब जो है इतना ही हो रहा। बहुत संघर्ष रहा,
संघर्ष की कहानी सुनाएंगे तो वो कम पड़ जाएगा, समय कम पड़ जाएगा। लेकिन मैं लास्ट में यही कहूंगी, क्योंकि आरसीएम सच में एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे सही मायने में महिला सशक्तिकरण के ऊपर काम किया जाता है। और आज आरसीएम में ये चीज आ रही है, भैया ने जो है हमें ये शुरुआत में ही बोल दिया, क्योंकि सबसे पहले महिला सशक्तिकरण पे जो काम किया है तो वो भैया के वजह से ही हो पाया है। भैया ने ही विश्वास दिलाया है कि हर महिला घर पर रहकर ऑनलाइन तरीके से काम को सीख सकती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि घर पे रहकर तो दिन भर हम जो है सिर्फ अपने घर का काम कर रहे हैं और कुछ नहीं। कभी कभी सच में क्लोजिंग के टाइम पे ना हम दो दो तीन तीन दिन के बर्तन भी साथ में धोते थे। जब क्लोजिंग निपटने के बाद कपड़े जो है क्लोजिंग निपटने के बाद 2-3 दिन के एक साथ धोते थे। काम करना पड़ता है, घर पर रहकर भी बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। कभी कभी तो सच में शुरुआती दिनों में जब स्टार्टर ओपनर इन लेवलों पे थे, कभी कभी बच्चे ना भूखे भी सो जाते थे, मैं उनको समय पे खाना नहीं बना पाती थी। कभी बच्चे जो है आधा बेड में कमर रखा हुआ, पाँव जो है नीचे जमीन पे लेट रखे लटके हुए होते थे, तो जब मैं अंदर कमरे में जाती थी तो फिर रोना आता था कि मतलब कैसे करके होगा आगे। लेकिन जो है इस सिस्टम की ताकत है, सच में संकल्प लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए इतना जरूर करना है कि अपने बच्चों के लिए मैं कुछ समय के बाद एक अच्छा लाइफ स्टाइल दे पाऊं। एक अच्छा उनके लिए जो है मैं अपने, जैसे भैया बोलते थे ना कि अपने बच्चों पे तुम लोग जो है उनको मेहनत से पाल रहे हो पोस रहे हो, तो अपने बच्चों के रोल मॉडल कभी किसी और को नहीं बनने देना है। उसके लिए हमें इतना जरूर मेहनत करना है अपने जीवन में कि हमारा बच्चा किसी और की तरह ना बनना चाहे। तो ये मकसद था कि अपने आप को इतना जरूर करना है कि हमारे बच्चे जो है हमारी तरह बनना चाहे। और आज सच में गर्व होता है इस बात पे जब बच्चे बोलते हैं कि हमें बड़े होके आरसीएम करना है, क्योंकि उनको ये लाइफ बहुत अच्छी लग रही है। उनको जो है ये समझ में आ गया है कि यहाँ पे क्या फ्यूचर है। तो मैं लास्ट में जो है अपनी वाणी को विराम देते हुए बस इतना ही कहना चाहूंगी कि अपलाइन पे विश्वास करें, सिस्टम की ताकत पे विश्वास करना है। और ये सिस्टम जब रिम्पी भट्ट के लिए काम कर सकता है तो ये सिस्टम जो है हर एक के लिए काम कर सकता है। क्योंकि जब सुषमा बिष्ट दीदी कल उनके बैकग्राउंड के बारे में मैंने जाना, उनके बारे में मैंने जाना, तो मैंने जब उनसे बोला था कि दीदी आपको पैसा कितना मिलता है, तो दीदी ने बोला था उस समय जो है शुरुआत में पता नहीं दीदी ओपनर के लेवल पे थे शायद, तो दीदी ने कहा था 2,500। तो मैंने कहा दीदी आप 2,500 के लिए यहाँ पे काम कर, दीदी ने कहा 2,500 के लिए काम नहीं कर रही हूँ, आने वाले 4 साल 5 साल बाद के लिए काम कर रहे हैं हम लोग। तो मैंने कहा आप तो इतने अच्छे खासे पढ़े लिखे हैं, आपके पास कैंटीन की सुविधा है। तो उन्होंने कहा कैंटीन तो बोला हमारे लिए है, मेरे हस्बैंड के लिए। बोला कल के दिन हमारे बच्चों को थोड़ी ना कैंटीन में जाने देंगे। तो फिर मैंने सोचा कि जब ऐसा बैकग्राउंड होने के बाद, इतनी पढ़ी लिखी होने के बाद जब ये दीदी काम कर रही है, तो मुझे तो हर जगह से जरूरत है इस काम को करने की। और वो ही मेरे जीवन में प्रेरणा बनी है, जिनकी वजह से मैंने ऐसा विश्वास हुआ कि जब दीदी कर सकती है और वो मुझे जो है कह रही है कि मैं हमेशा साथ में हूँ, तो 100% मैं भी कर सकती हूँ। और धीरे धीरे जो है विश्वास हुआ, और साथ साथ में जो है हमेशा मतलब उनके सपोर्ट की वजह से ही आगे बढ़ पाई हूँ। तो एक बार फिर से मैं अपनी सभी ग्रेट अपलाइनों को धन्यवाद करती हूँ, आदरणीय सुषमा बिष्ट दीदी, आदरणीय मैठानी भैया, आदरणीय आशीष वशिष्ठ भैया, जिनकी वजह से, जिनके सहयोग से मैं यहाँ तक पहुंच पाई हूँ। और हर एक बहन को यही विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि जब मैं कर सकती हूँ तो आप में से हर कोई, हर बहन कर सकती है। तो धन्यवाद दीदी, आपने मुझे आज यहाँ पे मौका दिया। और आगे जो है मैं दीदी को ही माइक हैंड ओवर करती हूँ। थैंक यू दीदी, जय आसिया। थैंक यू रिम्पी, थैंक यू सो मच। और बहुत शानदार और अद्भुत कहानी आज रिम्पी बहन की रही है। बहुत सारी चीजें ताजा हुई हैं यहाँ पे। साथियों, ऐसी कहानी हर एक बहन की बन सकती है यहाँ पे। अब मैं चाहती हूँ कि आपको आज की कहानी से क्या सीखने को मिला है अपने अपने शब्दों में जरूर लिखें। देखो, हर एक कहानी के अंदर कुछ ना कुछ छिपा होता है। और आज रिम्पी बहन की कहानी बहुत सारी बहनों के साथ मैच हो रही होगी। हमारी कहानी हर एक किसी न किसी के साथ मैच होती है, और वहीं से हम प्रेरणा लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। कुछ भी हो सकता है। तो साथियों, ये जरूर समझिएगा, एक साधारण सी महिला की आज एक असाधारण कहानी बनी है ड्यू टू आरसीएम बिजनेस। एक ऐसी महिला जो कच्चे घर में रहती थी, जहां पानी टपकता था, कहीं अंदर सांप आता था, कभी कुछ होता था। बहुत सारी